सो मूविंग अहेड वी विल स्टार्ट विथ वॉइड अग्रीमेंट। हम ऑलरेडी वॉइड अग्रीमेंट्स को लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे और ये प्रोविजंस हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था, जिसमें हमने देखा था अलग अलग यूनिट्स के अंदर हमने इसको देखा था। और लास्ट क्लास तो पूरा इसी के ऊपर था, वॉइड अग्रीमेंट्स, दैट इफ द अग्रीमेंट में इज मेड विद एन इनकॉम्पिटेंट पार्टी और मिस्टेक अगर हो गया एंड कंसिडरेशन ऑफ, और अगर या ऑब्जेक्ट आपका अनलॉफुल है या फिर कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट पार्ट में अनलॉफुल है, या फिर आपने अग्रीमेंट बनाया विदाउट कंसिडरेशन, एंड विदाउट कंसिडरेशन में फिर एक्सेप्शन भी आ जाता है कि वहां पर ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा या जो अग्रीमेंट होगा वो वैलिड रहेगा। अच्छा मुझे बताओ, मिस्टेक ऑफ लॉ वैलिड और वॉइड? मिस्टेक ऑफ लॉ वैलिड या वॉइड? आप कमेंट सेक्शन पे भी अटेम्प्ट कर सकते हो। मिस्टेक ऑफ लॉ वुड बी वैलिड और इट विल बी वॉइड? If there is a mistake of law, this will be valid or this is going to be void. Void. Answer is void. But आपको ये देखना है mistake of which law. If it is a mistake of Indian law, then this will be valid. वैलिड इन द सेंस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, उसमें आप अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कर सकते। एंड इफ इट इज बेसिकली योर मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, देन द अग्रीमेंट वुड बिकम वॉइड। तो आप ध्यान रखना, मैं वैलिड और वॉइड अगर बोल रहा हूँ तो मैं वो अग्रीमेंट के परस्पेक्टिव से बोल रहा हूँ। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सर अगर मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ है तो वो एक वैलिड एक्सक्यूज नहीं होगा, तो हाँ आप तब भी करेक्ट हो। और मैं बोल रहा हूँ कि वैलिड एक्सक्यूज नहीं होगा मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट वैलिड रहेगा और उसको वॉइड हम स्टेट नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं अग्रीमेंट एंड रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अग्रीमेंट एंड रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, लीगल प्रोसीडिंग, अनसर्टेन वेजरिंग एंड अग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट्स। तो ये जो आपके अग्रीमेंट्स हैं, एग्जाम परस्पेक्टिव से बताऊं तो इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये सब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अभी इन सबको समझाने से पहले मैं आपको एक टर्म यहाँ पे डिफाइन करवाना चाहता हूँ, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इन रिस्ट्रेंट का मतलब आप समझ लो। इन रेस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है? इन रेस्ट्रेंट मतलब आप किसी चीज को जब रोकते हो, व्हेन यू पुट एनी रेस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रेंट। ठीक है, यहां पर हम बात कर रहे हैं इफ देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन, आप किसी को वहां पे स्टॉप कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं रिस्ट्रेंट। तो अब आ रहा है अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एंड अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। तो इन तीनों ही केस में आप क्या बोलोगे? ये जो अग्रीमेंट है ये अग्रीमेंट होगा वॉइड। अब देखिए, अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का क्या मतलब होता है? आप किसी के साथ अग्रीमेंट करते हो ये बोल के कि आप शादी नहीं करोगे। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आप पढ़ो, इफ अ पर्सन बीइंग अ मेजर agrees for good consideration that he is not going to marry, the promise is not binding and it is considered as a void agreement। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर being a major क्यों लिखा है? what if the person is minor? सो अगर माइनर के साथ करते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि लॉ क्या बोलता है? एवरी अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन माइनर। तो अब इट इज अदर देन माइनर, then it is void, but if it is for minor it is going to be valid। so ये हो गया आपका agreement in restraint of marriage। A ने B को 10 लाख रुपए दिए और बोला तुम जिंदगी भर शादी नहीं करोगे। B ने वो 10 लाख रुपया ले लिया और उसके बाद भी शादी करने को जाता है। ठीक है, क्या ए केस फाइल कर सकता है बी के ऊपर कि यार ये आपने अग्रीमेंट कैसे किया, मतलब आपने तो कमिट किया था आप शादी नहीं करोगे, नाउ हाउ आर यू मैरिंग एंड ऑल? यहाँ पर लॉ बोलता है नो, देयर कैन बी नो केस विच विल बी फाइल्ड अगेंस्ट बी बिकॉज देयर अग्रीमेंट इज void, द प्रॉमिस इज नॉट बाइंडिंग ऑन बी। दूसरा आता है अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अब अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड अगर देखो, ये एग्जाम में तीनों में से सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। राइट, अब इसका ये मतलब नहीं बाकी इंपॉर्टेंट नहीं, बट सबसे ज़्यादा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे, आप अगर देखो ये 2 लाइन में ख़त्म हो गया और इसको अगर आप देखो तो ये कितने सारे एक बड़ा प्रॉपर पैराग्राफ यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें एक ही एक्सेप्शन है, अदर देन माइनर। अग्रीमेंट एंड रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के अंदर आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, उससे आप डिसाइड करोगे वेदर द अग्रीमेंट इज वॉइड और द अग्रीमेंट इज वैलिड। और उसके बाद आप देखो 3 इलस्ट्रेशन भी आपको इंस्टीट्यूट ने दिया है और फिर ये देखो एक चार्ट बना के आपको एक्सेप्शन दिया है। एक तो आप ध्यान रखना, जब भी आपके मॉड्यूल के अंदर इस तरह से कुछ चार्टिंग आपको मिलेगा, ठीक है, जब भी आपको मॉड्यूल में इस तरह से चार्ट्स वगैरह मिलते हैं
मतलब आप समझ लो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंस्टीट्यूट ने उसके लिए क्या बना दिया, एक चार्ट सॉरी चार्ट बनाकर आपको यहाँ पे दे दिया. सो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दिस, आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अब आप देखिए अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. तो आप यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट देखो, यहाँ पर आता है दैट लेट्स से ए बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है. पहले आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ और फिर मैं आपके एक्सेप्शंस भी बताना शुरू करूंगा. ए बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है. ए बी को बोलता है दैट बी यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस. ए ने बी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, बी भी अग्री कर जाता है. तो ये अग्रीमेंट जो होगा ये क्या बन जाएगा, दिस इज एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. क्योंकि देखो नॉट गोइंग टू ये हो गया रिस्ट्रेंट एंड स्टार्ट अ बिजनेस इज व्हाट, इट इज ट्रेड. अब फर्दर आप यहाँ पे ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, तो ट्रेड वुड इंक्लूड बिजनेस, ट्रेड वुड ऑल्सो इंक्लूड योर प्रोफेशन, ट्रेड वुड ऑल्सो इंक्लूड योर एम्प्लॉयमेंट. ये सब वहां पर आ जाएगा, मतलब काम धंधा सब यहाँ पर इंक्लूड आपका हो जाएगा. और उसमें अगर आप कोई रेस्ट्रिक्शन डालते हो तो दैट इज अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. अच्छा, अब ए बी को ऐसा क्यों बोल रहा है, देयर कुड बी एनी रीजन, देयर कुड बी एनी रीजन कि ए ने बी को ऐसा बोला है कि आप ये बिजनेस को स्टार्ट नहीं करोगे, या आप इस बिजनेस को शुरू नहीं कर सकते, या आप अपने प्रोफेशन को कैरी आउट नहीं कर सकते. लेट्स से बी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसको एक दूसरा पर्सन बोल रहा है कि आप अपनी सीए की इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं करोगे. अच्छा, अब आता है यहाँ पे पॉइंट कि सर इसके एक्सेप्शंस क्या होंगे. फर्स्ट पॉइंट तो क्या रहेगा कि आप अगर ऐसा कोई अग्रीमेंट बनाते हो तो ये अग्रीमेंट क्या है, ये अग्रीमेंट ही वॉइड है, इट इज नॉट एनफोर्सिएबल. मतलब बी के ऊपर आप इस तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते. लेकिन फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे क्या, एक्सेप्शन, जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा. अब ये वैलिड वाले जो पॉइंट्स हैं ये हो गए आपके एक्सेप्शन. दिस इज योर एक्सेप्शन. नॉट गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस, ये अग्रीमेंट हो गया वॉइड, ये तो हो गया जनरल रूल. और फिर आपको यहाँ पर मिलेगा इसका एक्सेप्शन, जहां पर इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस आपके लिए क्या होंगे, वैलिड होंगे. देखो अलग अलग सिचुएशंस में आपको बताता हूँ. जैसे कि आप ऐसे समझो, ये बी जो है इसने अपना बिजनेस ए को बेच दिया. लेट्स से मुंबई में बी का ब्रांड नेम जो था वो बहुत ज़्यादा हिट था. ठीक है, बी का मुंबई मतलब बी का जो ब्रांड नेम है वो मुंबई में बहुत ज़्यादा चलता था. लेट्स से बी कौन है, बी लेट्स से वड़ा पाव बनाता है. ठीक है, जंबो किंग जैसे ये वड़ा पाव बनाता है. ठीक है, बी बी के पास एक रेसिपी है, उस रेसिपी के बेसिस पे वो वड़ा पाव बनाता है और उसका वड़ा पाव एक्सपोर्ट होता है, इतना ज़्यादा आपका फेमस है इसका वड़ा पाव. नाउ बी ने अपना ये जो बिजनेस था ये ए को बेच दिया. अब जब बी ने ये बिजनेस ए को बेचा तो ऑब्वियस सा बात है ए क्या बोलेगा, यार कल को ये बिजनेस तुम मेरे को बेच के, ठीक है, कल को ये बिजनेस तुम मेरे को बेच के तुम खुद एक पैरेलल वड़ा पाव का बिजनेस शुरू कर लो, तो मेरे को तो ये तुम्हारे से बिजनेस खरीदा हुआ बेकार हो गया. हाँ या ना, आप खुद सोचो, आप अपने किसी कॉम्पिटिटर को अक्वायर करते हो और आपका कॉम्पिटिटर लेट्स से रिलायंस के अंदर मिस्टर मुकेश अंबानी जियो को बेच देते हैं, ठीक है, एयरटेल को, और फिर खुद एक टेलीकॉम कंपनी और क्रिएट कर लेते हैं. ठीक है, लेट्स से रिलायंस टेलीकॉम, इस तरह से फिर वो कंपनी भी बेच देते हैं, फिर वो एक और नई कंपनी क्रिएट करते हैं. तो आप मुझे बताओ सुनील भारती मित्तल जो एयरटेल के ओनर है वो क्या बोलेंगे, ये भाई बिक गई है गवर्नमेंट, है कि नहीं. क्योंकि वो क्या बोलेंगे, ऐसे तो आप बार बार नए नए बिजनेस खोलते जाओगे और मैं हर एक को खरीदता हुआ जाऊंगा. तो ऐसे सिचुएशंस में क्या बोला है कि अगर अपने बिजनेस को बेचा है, आपने अपने बिजनेस के गुडविल को भी बेच दिया, तो आप वहां पर क्या कर सकते हो, रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो. सिमिलरली सपोज ए और बी दोनों जने पार्टनर्स थे. अब जब इन्होंने पार्टनरशिप में बिजनेस किया तो यहाँ पर इनका जो बिजनेस पॉलिसीज था, सारे ट्रेड सीक्रेट्स थे, वो दोनों को पता होते थे. बिकॉज पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर दोनों जने पार्टिसिपेट बराबर कर सकते हैं. तो यहाँ पर दोनों जनों ने बराबर से पार्टिसिपेट किया एंड दे वर डूइंग देयर बिजनेस. अब बी बोलता है नहीं, मैं इस पार्टनरशिप फॉर्म से निकलूंगा और मैं एक नया बिजनेस शुरू करूंगा. अब आप मुझे बताओ ऐसे में ए को नुकसान होगा. सपोज करो तीन चार पार्टनर्स थे,
A B C D, 4 पार्टनर्स थे। अब अचानक से बी बोलता है मैं बिजनेस से निकलूंगा और मैं अपना पैरेलल बिजनेस शुरू करूंगा। सी क्या होगा जब ये पैरेलल बिजनेस शुरू करेगा, तो इसको पूरा पता होगा सप्लायर्स कौन कौन है, कस्टमर्स कौन कौन है, बिजनेस टैक्टिक्स क्या है, रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिल सकते हैं, सब कुछ इसको अच्छे से पता होगा। तो हो सकता है इससे इन तीनों के बिजनेस में कोई ना कोई इम्पैक्ट आए। और ये गलत बात भी है कि आप एक बात बताओ, आप पहले साथ साथ में काम कर रहे थे, अब अचानक से आप बोलते हो मैं बाहर निकल रहा हूँ और मैं अपना बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, तो देयर विल बी लॉस इन दिस पर्टिकुलर केस। तो यहाँ पर अगर आप रेस्ट्रिक्शंस डालते हो तो ये रेस्ट्रिक्शंस को भी क्या माना जाएगा, दैट दीज रेस्ट्रिक्शंस आर गोइंग टू बी वैलिड, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये आ गया आपका दूसरा वाला, जिसको मैं बोलता हूँ कि अगर आप किसी पार्टनरशिप बिजनेस में हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। फिर आता है कि सपोज करो आप किसी के साथ एम्प्लॉयमेंट हो। सी बेसिकली ये जो रेस्ट्रिक्शंस आप लगाते हो ये वैलिड होता है अगर ये रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। देखो कैसे, जैसे कि बी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसको एक सीए फर्म ने हायर कर लिया, ठीक है, और उस सीए फर्म ने उसको क्या बोला है कि जब तक तुम मेरे यहाँ पे एज एम्प्लॉय काम कर रहे हो तब तक आप अपना इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप अपना खुद का पर्सनल लेवल पे कोई भी काम नहीं कर सकते, या आप किसी और सीए फर्म के साथ नहीं जुड़ सकते। तो ये एक तरीके का रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगाया गया है। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंदर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगेन ये इस टाइप के क्लॉसेस अगर आप डालते हो, दिस इज अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, आपको फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है अपना खुद का बिजनेस करने का, तो यहाँ पर आपके लिए स्टिल ये क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। बट जो भी रेस्ट्रिक्शंस आप लगाओ, दीज रेस्ट्रिक्शन शुड बी रीजनेबल। जैसे इस वाले केस में भी अगर आप चेक करो, ए बी को बोलता है तुम दुनिया में कहीं पर भी वड़ा पाव नहीं बेच सकते। अब सपोज करो बी बोलता है यार मैं ऑल टुगेदर, ठीक है, मैं ऑल टुगेदर यहाँ से जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मैं ऑस्ट्रेलिया में अब जाकर सेटल हो जाऊंगा। अब मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके एक वड़ा पाव का दुकान खोलना चाहता हूँ। अब मुझे बताओ क्या उससे ए का कोई इम्पैक्ट होगा, ए का गुडविल। देखो वड़ा पाव ना, ए का वड़ा पाव मतलब ये जो बिजनेस का वड़ा पाव है, ना तो ये ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट होता है और ना ही ऑस्ट्रेलिया में इनका कोई स्टोर है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अब बी बोलता है मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके एक वड़ा पाव का दुकान खोलूंगा, और ए बोलता है नहीं नहीं तुमने तो अग्रीमेंट किया था। तो दिस इज नॉट रीजनेबल, दिस इज अनरीजनेबल। बट अगर वो मुंबई में ही बोले कि मैं अपना एक और दुकान खोलना चाहता हूँ, तो वो रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। वो बोले मैं नवी मुंबई में जाके अपना एक नया दुकान खोलूंगा, ये रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। वो बोले मैं थाने में जाके इस तरह से दुकान खोलूंगा, रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। यू कैन इवन हैव रेस्ट्रिक्शन कि आप पूरे महाराष्ट्र में वड़ा पाव का दुकान नहीं खोल सकते, ठीक है, क्योंकि आपके वड़ा पाव इतने फेमस है, भले ही मुंबई में बिकते हो बट ऑल ओवर महाराष्ट्र आपका ब्रांड नेम है, काफी चलता है। तो अगर आपने वहां पे वड़ा पाव खोला तो मुझे नुकसान हो जाएगा। मैंने आपकी बिजनेस को इसीलिए खरीद रहा हूँ बिकॉज आई हैव दोज एक्सपेंशन प्लान्स। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लग सकता है, लेकिन ऐसे अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं लग सकता जिसका कोई रिमोट कनेक्शन ही ना हो। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा व्हेन इट कम्स टू अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तो आप ये देखिए, एन अग्रीमेंट बाय विच अ पर्सन इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज व्हाट इट इज void। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो बट दिस रूल इज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग एक्सेप्शन। तो आप देखो लॉ का जो ड्राफ्टिंग होता है ना, लॉ जिस तरह से बनाया जाता है उसमें दो तरीका है। एक तो क्या होता है, मैंने आपको पहले भी शायद बताया था, वन इज एवरीथिंग इज क्लोज्ड, मतलब एवरीथिंग इज void, मतलब अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड कुछ भी हो, एवरीथिंग इज void। फिर ये यहाँ पर क्या करते हैं, दे क्रिएट एक्सेप्शन। ये आपको ध्यान रखना है, दे क्रिएट द एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन के बेसिस पर क्या बोलते हैं दैट ये आपका जो अग्रीमेंट होगा विच इज इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, वो वहां पर हम वैलिड मानेंगे। तो अगर आप एक्सेप्शन की कैटेगरी में हो तो वो वैलिड होगा, और अगर वो एक्सेप्शन की कैटेगरी में नहीं है तो फिर वो क्या हो जाएगा आपके लिए वॉइड रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप देखो तो उसका नेचर कैसा है, बाय डिफॉल्ट इट इज वॉइड ओनली। बट अदरवाइज अगर आप देखो तो वो वैलिड हो सकता है अगर आप एक्सेप्शंस की कैटेगरी में फॉल करो। सो पहला एक्सेप्शन यहाँ पे बताया, वेयर द पर्सन सेल्स द गुडविल ऑफ द बिजनेस, ठीक है, एंड ही अग्रीज विद द बायर। तो बी यहाँ पर ए के साथ अग्री कर रहा है टू refrain फ्रॉम कैरिंग ऑन द सिमिलर बिजनेस विद इन द स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स, ठीक है, so long as the buyer or his successor in interest carries on the like business therein, this agreement is what this is valid। So goodwill is the advantage which is enjoyed by a business
on account of public patronage and the encouragement from the habitual customer. तो कल को अगर वड़ा पाव, ये जैसे जंबो किंग है, जंबो किंग किसी और ने खरीद लिया, जैसे अभी जस्ट डायल को आप देखो, जस्ट डायल को रिलायंस ने खरीद लिया, को आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जस्ट डायल रिलायंस के पास हो, चाहे टाटा के पास हो, चाहे बिरला के पास हो, किसी के पास भी हो, आप जस्ट डायल को ही यूज करोगे। तो यहाँ पर वही वाला पॉइंट आता है कि लोगों का एक हैबिचुअल है, एक एडवांटेज है कि वो आपके प्रोडक्ट को कॉन्स्टेंटली यूज करते हैं। सो इफ इट इज द केस, तो वो उस गुडविल का एडवांटेज बायर को जरूर से मिलना चाहिए, वो इसी के लिए आपके बिजनेस को यहाँ पर परचेज कर रहा है, तो ऐसा रेस्ट्रिक्शन वैलिड होगा। अब द लोकल लिमिट्स विद इन विच द सेलर agrees not to carry on the similar business, this must be reasonable। तो जो मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया वाला एग्जांपल दिया कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया में भी जाके ये स्टोर नहीं खोल सकते, अब ये अनरीजनेबल हो जाएगा और वो हो जाएगा void। then now under section 36 of the Indian Partnership Act, if an outgoing partner makes an agreement with the continuing partner that he will not carry on the business or the similar business that is that of the firm within the specified period or within the specified local limits, then this contract or this agreement will still be called as valid, even तो यहाँ पर आपके ट्रेड के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा रहा है। तो आप इस तरह का अग्रीमेंट रख सकते हो कि भाई आप आज अगर पार्टनरशिप फर्म से निकल रहे हो तो 3 साल तक आप सेम एरिया के अंदर सेम बिजनेस नहीं कर सकते, और इन 3 साल के बीच में अगर आपको सेम बिजनेस करना है तो यू विल डू इट आउटसाइड द लोकल लिमिट्स जो भी आपका है, बट विद इन दीज 3 years यू कैन नॉट डू द बिजनेस इन द सेम लोकल एरिया। तो इसको क्या मान लिया जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज रीजनेबल। नाउ सिमिलरली अंडर सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट, an agreement between the partners not to carrying on the competing business during the continuation of the partnership is also what, it is also valid। so जैक और जिल दोनों यहाँ पर क्या थे, अपना इंडिविजुअल बिजनेस चला रहे थे। लेट्स से इंडिविजुअल बिजनेस किनका था, इनका ड्राई फ्रूट्स बेचने का था। अब जैक और जिल एक साथ मिलके बोलते हैं जे जे ड्राई फ्रूट्स, हम एक अपना पार्टनरशिप बिजनेस खोलते हैं। अब जैक यहाँ पे हीरो बनता है और क्या बोलता है, देखो मैं पार्टनरशिप बिजनेस में भी रहूंगा और मैं मेरा अपना इंडिविजुअल दुकान भी खोलूंगा। तो ये रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगाया जा सकता है कि नहीं, अगर आप पार्टनर बन रहे हो तो आपको अपना इंडिविजुअल दुकान को बंद करना होगा, नहीं तो आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। आप यहाँ पर हमारे पार्टनर भी हो और ऑन दी अदर एंड मार्केट में आप हमारे कॉम्पिटिटर भी बनोगे। सो अगेन इट इज अ वैलिड रेस्ट्रिक्शन विच वी हैव टू पुट एंड दैट वुड बी कंसिडर्ड एज वैलिड। सिमिलरली एक अग्रीमेंट ऑफ सर्विस by which an employee bind himself during the term of his agreement not to compete with the employer is again not in restraint of trade। इसको तो ऑल टुगेदर क्या बोला है कि ये रेस्ट्रिक्शन वैलिड नहीं है, ये रेस्ट्रिक्शन जायज है, ठीक है। तो उसको हम रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं बोलेंगे कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आप कॉम्पिटिंग बिजनेस में नहीं रहो, तो ये आपके लिए रहेगा। आप सब ने शायद वो मूवी देखा होगा, रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, रणबीर कपूर का मूवी था, ठीक है। उसमें वो सरदार जी बनता है, ही इज वर्किंग इन अ कंप्यूटर कंपनी जो कि बेसिकली कंप्यूटर्स और को सप्लाई करता है, लेकिन उनके प्राइसेस वगैरह हाई है और एथिक्स वगैरह का इन सब का इशू होता है। तो रणबीर कपूर क्या करता है, अलोंग विथ फ्यू ऑफ द पीपल ऑफ द सेम फर्म, वो लोग मिलके क्या करते हैं, एक पैरेलल कंप्यूटर बिजनेस शुरू कर देते हैं। और वहां पर वो क्या करते हैं कि कंप्यूटर्स वगैरह सस्ते भाव पे सप्लाई करते हैं एंड दे प्रोवाइड सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग विद गुड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ग्रेजुअली होता क्या है कि वो जिस कंपनी में काम कर रहा था, रणबीर कपूर जिस फर्म में काम कर रहा था, वो उसका कॉम्पिटिंग बिजनेस बन जाता है। आ रहा है आपको समझ में, बोथ ऑफ देम गेट इनटू द कॉम्पिटिंग बिजनेस। जस्ट वॉच दैट मूवी, एनीवे इट्स अ वेरी गुड मूवी। तो वहां पर भी क्या हो गया, उधर बेसिकली रणबीर कपूर को बोला जाता है कि मैं अगर चाहूँ तो मैं तुम्हें जेल भी भिजवा सकता हूँ। वाई, बिकॉज तुम मेरे साथ जॉब कर रहे थे और ड्यूरिंग यू वर इन द एम्प्लॉयमेंट विद माई कंपनी यू आर कैरिंग ऑन द बिजनेस इन विच यू आर कॉम्पिटिंग विद योर एम्प्लॉयर ओनली। तो मैं तुम्हारे पे फ्रॉड का केस कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन, तो उस वक्त रणबीर कपूर ये नहीं बोल सकता ए डूड अग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। वाई, बिकॉज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ इस अग्रीमेंट, राइट, जब तक वो जॉब में है, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज अग्रीमेंट और एम्प्लॉयमेंट, राइट, ही कैन नॉट कॉम्पीट विद हिज एम्प्लॉयर। और इस सब का अगर आपने टर्म अपने सर्विस अग्रीमेंट के अंदर डाल के रखा है तो दिस वुड बी कंसिडर्ड एज वैलिड। आप बताइए, इज दिस क्लियर? फिर देखो, बी अ फिजिशियन, जैसे आप ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बी अ फिजिशियन and surgeon employs A as an assistant for a term of 3 years. A agrees not to practice as surgeon and a physician during these 3 years. The agreement is what? The agreement is valid. And A can be restrained by injunction
if he starts the independent practice during the पीरियड। तो फिजिशियन सर्जन के साथ में वो एक काम कर रहा है, और उसको फिजिशियन सर्जन जो उसका हेड है उसने बोला कि देखो भाई, तुम जब तक मेरे साथ काम कर रहे हो तब तक तुम इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और अगर उसने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करना शुरू किया तो उसको रोका जा सकता है। और इंजंक्शन का क्या मतलब होता है, कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू आप उसको रोक सकते हो। आप कोर्ट में जाके उसको बोलोगे कि देखो भाई, ये काम ये नहीं कर सकता। सिमिलरली एन अग्रीमेंट बाय अ मैन्युफैक्चरर टू सेल during a certain period his entire production to a wholesale merchant is not in agreement in restraint of trade। देखो यहाँ पर क्या होता है, आप मेरे पास आते हो और आप बोलते हो सर आपका किस चीज़ का बिजनेस है। मैंने बोला सपोज मेरा कोकोनट का फार्म है, मेरा कोकोनट का फार्म है, और लेट्स से 10 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पे पूरा कोकोनट का पेड़ मैंने लगा के रखा हुआ है, ठीक है। और वो कोकोनट का जो पेड़ है मेरा, वो उसमें जो भी फ्रूट मेरा निकलेगा उसको मैं बेचता हूँ। तो आपने बोला लगभग कितना फ्रूट निकल के आ जाता है, मैंने बोला 1 लाख कोकोनट मेरे एक साल में निकल जाते हैं पूरे फार्म के अंदर से। आप मेरे को बोलते हो चलो ठीक है एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और आप कॉन्ट्रैक्ट करके मुझे क्या बोलते हो कि आपके पूरे फार्म के अंदर जितने भी कोकोनट निकलेंगे फॉर द करंट ईयर, 1 जनवरी से लेके, या चलो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखते हैं, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक पूरे साल में जितना भी फ्रूट आपका कोकोनट जो आपका ग्रो होगा, ठीक है, वो सारा कोकोनट आप मेरे को बेचोगे, और हम प्राइस अग्री कर लेते हैं। हम यहाँ पर एक प्राइस अग्री कर लेते हैं। अब आप मुझे बताओ क्या ये अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है? आंसर इज नो, क्योंकि आप मुझे एक वैलिड उसके लिए प्राइस यहाँ पर पे कर रहे हो। आप ये नहीं बोल रहे कि आप प्राइस नहीं पे करोगे और आप फिर भी मेरे को बेचोगे, यार इस तरह का अनरीजनेबल नहीं। यू आर पेइंग द प्राइस, और आप और मैं, हम दोनों मिलकर एक मार्केट अग्रीमेंट करते हैं कि चलो पूरे साल के अंदर, इसको कई बार है ना फॉरवर्ड अग्रीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड अग्रीमेंट भी बोलते हैं, दिस इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाता है, हम दोनों आज ही एक ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर कर जाते हैं जिसमें आपको मैंने बोला है अगले 1 साल तक मैं आपको कोकोनट सप्लाई करूंगा, और लेट्स से हम प्राइस फिक्स कर लेते हैं, एक कोकोनट आपको मैं 25 रुपए का दूंगा। ये मेरा प्राइस आपके लिए क्या हो गया, फिक्स सॉरी, ये प्राइस मेरा आपके लिए क्या हो गया है, फिक्स। अब 25 रुपया अगर मेरा प्राइस आपके लिए यहाँ पर फिक्स हो चुका है, दिस मीन्स भले ही मार्केट में भाव 50 रुपया हो जाए, भले ही मार्केट में भाव 10 रुपया हो जाए, मैं आपको अगले 1 साल तक 25 रुपये में अपना पूरा प्रोडक्शन बेचूंगा। तो यहाँ पर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मेरे साथ इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, एंड दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ओ ट्रेड। ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया था, आई रिमेंबर, शायद या तो किसी आरटीपी में मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा था, या फिर किसी मॉडल टेस्ट पेपर में था, या फिर ये शायद किसी एग्जाम क्वेश्चन के अंदर ही था कि एक मिल्कमैन है, और मिल्कमैन बोलता है कि मेरे जो काव है, काव जो मिल्क प्रोड्यूस करेगा, वो मतलब जो भी मिल्क पूरे साल में आएगा, वो पूरा का पूरा मिल्क मैं आप ही को ही बेचूंगा। इस तरह का अग्रीमेंट वहां पे किया, तो इसको हम बोलते हैं फ्यूचर अग्रीमेंट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या रहेगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ये क्वेश्चन था। बाय द वे सेल ऑफ गुड्स एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफी ज्यादा कनेक्टेड है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट को आप ऐसे समझ लो, इट इज अ स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच डील्स ओनली विद द गुड्स। तो जहां पर भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रिंसिपल, मतलब बेसिकली जो बुनियाद है, प्रिंसिपल्स हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकल के आता है। बस वहां पे गुड्स के हिसाब से ट्रांजैक्शन में थोड़े और रेस्ट्रिक्शंस और निटिकिटीज उसमें दिए हुए, जिसको हमें यहाँ पर फॉलो करना है। नेक्स्ट आप देखिए, अग्रीमेंट अमंग अ पर्टिकुलर commodity, so amongst the seller of a particular commodity not to sell the commodity for less than fixed price is again not an agreement in restraint to trade। इसका तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास है। आप देखो, आप जिस भी एरिया में रहते हो या आपके कॉलेज के आसपास का जो भी एरिया है, वहां पर आप देखो जेरोक्स का प्राइस सेम रहता है। आपने नोटिस किया है कि अगर जेरोक्स का प्राइस 1 रुपी है तो सारे दुकान में 1 रुपी होता है। कोई ऐसा नहीं है कि अलग से आपको वो 1 रुपया कम देते। जैसे मैं आपको बताऊं, बोरीवली में अगर आप देखोगे, मुंबई के अंदर अगर आप बोरीवली में देखोगे, तो थ्रू आउट बोरीवली द प्राइसेस चेंज। हाँ, हो सकता है अगर आप अंधेरी की तरफ जाओ तो हो सकता है प्राइस आपका थोड़ा वहां पर कम हो जाए। हो सकता है आप बैंड्रा के टूवर्ड्स जाओ तो वहां पर आपको वो थोड़ा सा प्राइस कम दे सकता है। लेकिन यहाँ पर प्राइस सब काफी, मतलब जो मैंने मेरा कंपैरिजन है, यहाँ पर प्राइस सबसे ज्यादा है
ये दो जगह प्राइसेस कम मिलते हैं। देन अगेन इफ यू गो टू चर्च गेट साइड, क्योंकि वहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट है उन सब जगह अगर आप जाके देखो तो वहाँ पर फिर से प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता देन टू पे दैट पर्टिकुलर प्राइस। तो यहाँ पर जितने भी जेरोक्स वाले हैं उन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया, यहाँ पर जितने भी जेरोक्स वाले उन्होंने आपस में डिसाइड किया, यहाँ भी किया हुआ उन्होंने कि हम इस प्राइस से नीचे जेरोक्स हम नहीं करके देंगे, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, दीज आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन अग्रीमेंट्स। दीज आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन अग्रीमेंट। कॉम्बिनेशन अग्रीमेंट का क्या मतलब होता है कि हम सब एक साथ जितने भी सेलर्स है ये कंबाइन हो गए, एक साथ आ गए और उन्होंने एक प्राइस को सेट कर लिया। तो ये भी क्या है आपके लिए, दिस इज ऑल्सो अ वैलिड अग्रीमेंट, राइट। जैसे ऑटो वाला, क्या आपको एक ऑटो वाला मुंबई में, क्या आपको एक ऑटो वाला भी मिनिमम मीटर डाउन कितना है, 21 रुपीज, क्या आपको कोई ऑटो वाला 10 रुपए में बैठा सकता है? देखो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 21 rupees is the minimum which has to be charged by all the ऑटो वाला अक्रॉस। तो उसको आप अग्रीमेंट एंड रेस्ट्रेंट टू ट्रेड नहीं बोलोगे। कल को कोई ऑटो वाला बोले कि नहीं, मैं ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए 10 रुपया चार्ज करना चाहता हूँ, तुमको क्या प्रॉब्लम है? तो अगेन ये यहाँ पर रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं माना जाएगा। तो ये देखिए ये वाला जो पार्ट है, इसमें अब आप देखो आपको स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो है ये आपको स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में मिला है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, तो आपको ध्यान हो मैंने आपको बताया था अलग अलग केस स्टडीज होते हैं, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे डिसाइड करते हो। तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन मतलब ये केस स्टडीज के अंदर कहीं ना कहीं दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ होगा, उन्होंने अग्रीमेंट किया कि ये अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है या नहीं है। झगड़ते झगड़ते ये अलग अलग कोर्ट में गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग जगह गए और वहां पर ये डिसीजन निकल के आया। तो 3 पॉइंट्स यहाँ पे, 3 पॉइंट्स यहाँ पे। वैसे अगर आप देखो तो यहाँ पर 2 ही पॉइंट है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट तो आपका एब्सोल्युटली सेम है, जिसमें आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हो पार्टनर के ऊपर, सेल ऑफ गुडविल, आप बायर के सेलर के ऊपर, यहाँ पर सेलर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगता है, यहाँ पर पार्टनर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगता है। दिस इज कंसिडर्ड एज वैलिड ट्रेड कॉम्बिनेशंस। ये मैंने आपको जेरोक्स वाला दिया था। सर्विस अग्रीमेंट जो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे सर्जन वाला एग्जांपल आपके मॉड्यूल में दिया था वो। फिर ये आ जाता है सोल और एक्सक्लूसिव डीलिंग एंड फ्रेंचाइजी, इसका बेस्ट एग्जांपल ये तो आप वैसे भी लाइफ में कभी नहीं बोलोगे। आप मुझे एक बात बताओ, कई बार ऐसा होता है ना कि आपके फ्रेंड्स का पूरा ग्रुप रहता है, आप में से कुछ लोग बोलते हैं यार पिज़्ज़ा खाना है, कोई लोग बोलता है यार मुझे बर्गर खाना है, कोई ऐसा बोलेगा कि नहीं यार मुझे फ्रैंकी खाना है। ऐसा होता है कि 4-5 मतलब 4-5 में तो क्या होगा, बेसिकली 10-15 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, उसमें कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं चलो हम लोग डोमिनोज चलते हैं। अब आप मुझे बताओ, आप डोमिनोज में जाते हो और वहां पे लोगों के बीच में ऐसे, मतलब जो डोमिनोज का ओनर है वो वहां पर बैठा है और वो ये पूरे ग्रुप को देख रहा है कि ये लंबा सा टेबल है और वो पूरे ग्रुप को देख रहा है यहाँ पे झगड़ते हुए कि किसी का मुंह बना हुआ है यार पिज्जा आ गया, कोई बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, और जिसका मुंह उतरा हुआ है वो बोल रहा है यार मेरे को तो बर्गर खाने का मन था, फालतू में तुम लोग पिज्जा खिलाने को आ गए। तो देखो दैट इज हाउ डोमिनोज केम अप विद द आइडिया ऑफ बर्गर पिज्जा, ठीक है। एनीवे जस्ट किडिंग। आप यहाँ पे सिनेरियो देखो, तो जो डोमिनोज का ओनर है वो यहाँ पे बोलता है इधर तो एक बिजनेस आइडिया मेरे पास आ गया है, क्यों ना मैं इसी डोमिनोज के कैंपस में मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइजी भी ले लूँ, क्यों ना मैं यहाँ पे कोई फ्रैंकी का भी ले लूँ, ठीक है, कोई भी आप यहाँ पे देख लो, मैं फ्रैंकी का भी इधर फ्रेंचाइजी ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे लेट्स से जंबो किंग इसका भी फ्रेंचाइजी ले लेता हूँ। क्यों ना मैं यहाँ पे कोई सी चाइनीज रेस्टोरेंट का भी, ठीक है, यहाँ पे फ्रेंचाइजी ले लेता हूँ। तो कितना सही रहेगा, ये लोग डोमिनोज में खाने के लिए आएंगे पिज्ज़ा, अब जिसको पिज्ज़ा नहीं खाना होगा वो यहाँ पर मैकडोनल्ड्स भी खा देगा। तो बेसिकली बिजनेस इज ऑल अबाउट कस्टमर सोल्यूशन। लोगों को कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई ना कोई परेशानी आती है, आप सोल्यूशन बन के आ जाओ, आपका बिजनेस चलेगा। आप मुझे बताओ, अगर ये ऑटो रिक्शा वाले अगर तमीज से चलते, टैक्सी वाले अगर तमीज से चलते, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या ओला उबर आता? आंसर इज नो। ओला उबर आने का रीजन ही क्या था? रिक्शा वाला मना करता है इधर नहीं जाएगा, उधर नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, वहां नहीं जाएगा, टैक्सी वाला भी इधर नहीं जाएगा, उधर नहीं जाएगा। तो ओला उबर एक कस्टमर सोल्यूशन बन के आया। तो यहाँ पे आप भी क्या बोलते हो, चलो एक कस्टमर सोल्यूशन लेके आते हैं और हम यहाँ पे बिजनेस को शुरू करते हैं, ठीक है। और आपने यहाँ पे इस तरह से बिजनेस को शुरू किया। क्या मुझे एक बात बताओ, डोमिनोज वाला आके आपको रोक सकता है, ए ये क्या चल रखा है यहाँ पे भाई, मतलब कमाल है यार, डोमिनोज का आउटलेट है और आप यहाँ पे बाकी सब चीजें भी उठा उठा के लेकर आ चुके हो, ये क्या तरीका, दिस इज रॉन्ग, ये आप ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या इस टाइप का अग्रीमेंट
किया जा सकता है या नहीं? आप मुझे बताओ, क्या आपको ऐसा रोका जा सकता है कि नहीं, इस डोमिनोज के आउटलेट में सिर्फ डोमिनोज का ही पिज़्ज़ा बिकेगा, बाकी सब चीज़ें नहीं जाएंगी? एनीवे, आप लोग क्या आंसर करोगे, मैं ही आंसर करता हूँ। यहाँ पे आपको बिल्कुल रोका जा सकता है और इसको अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं बोला जाएगा। कल को आप अगर वो डोमिनोज के ओनर हो और आप बोलते हो, ए भाई देख, दिस इज माय प्लेस, दिस इज माय बिजनेस, ठीक है, मैं इधर का जयकांत शिगरे, ये मेरा शिवगढ़, राइट, जो कुछ भी आप यहाँ पे डायलॉग मारते जाओ, वो आपको एक ही बात बोलेगा, नो, आई विल नॉट अलाउ। नो मीन्स नो, ठीक है, नो एक्सप्लेनेशंस, दैट्स इट। और आप अगर उसको उस वक्त बोलोगे, नो नो, दिस इज अग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड, दिस इज वॉइड एंड ऑल, कान पे बजाएगा एक और बोलेगा, अपना दुकान बंद कर, तेरे साथ मेरे को बिजनेस ही नहीं करना, डोमिनोज खत्म। राइट, तो ये पॉइंट याद रखना, ये आपके पास प्रोविजन है। इसके ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल सकता है एंड आपको केस स्टडीज भी देखने को मिल सकता है। फिर आप देखिए, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग का क्या मतलब होता है? देखो, भारत के संविधान ने आपको, मेरे को, हर एक को एक राइट दिया है कि कुछ भी अगर गलत हो तो आप केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। आपके साथ अगर कुछ गलत होता है आप केस फाइल कर सकते हो, मेरे साथ कुछ गलत होता है मैं केस फाइल कर सकता हूँ। ये राइट हर एक ने हमें दे के रखा हुआ है, हम सबको एक राइट दिया हुआ है, क्योंकि कानून की नज़र में हर कोई एक है, तभी वो कानून अंधा है। आंख पे जो पट्टे लगाए हुए हैं, कानून अंधा है, मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि कानून देख नहीं सकता, राइट, इट मीन्स, और उसको खैर अलग तरीके से पोर्ट्रे कर दिया वो, ड्रामेटाइज करके, कि कानून अंधा है, सच में अंधा है, क्योंकि कानून देख ही नहीं सकता कौन सही है कौन गलत है। उसका वो लॉजिक नहीं है, उसका वो मतलब होता है, वो जो लेडी है आंखों पे जिनके पट्टी बंधा हुआ रहता है, दैट इज बेसिकली, कानून ये नहीं देखता कि यहाँ पे कौन आ रहा है। मतलब अगर कल को आप किसी प्रिविलेज्ड कैटेगरी के पर्सन के लिए केस फाइल कर रहे हो, ठीक है, तो आप ये नहीं, मतलब कानून वहां पे ये नहीं देखेगा कि ये प्रिविलेज्ड है या ये नहीं है, ये इंसान कौन है। कानून अंधा का मतलब ये है, कानून की नज़र में सब बराबर है, जो राइट आपको है वही राइट मेरे को है, वही राइट चीफ मिनिस्टर को है, वही राइट प्राइम मिनिस्टर को है, वही राइट प्रेसिडेंट को है। हाँ, ऑफ कोर्स, यहाँ पे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जैसे पुलिस वाले, तो कुछ यहाँ पर जो गवर्नमेंट पोस्ट वगैरह है उनमें कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, बट कल को अगर कुछ गड़बड़ हो, जैसे साउथ अफ्रीका में आप देखो, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है उनको जेल में डाल दिया गया है, क्यों? करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर प्रूफ हो गए और वो जेल में चले गए। कानून अंधा है। इसी तरह से इंडिया में भी आप देखो, जैसे लालू प्रसाद यादव, ही वॉज इन टू द जेल, राइट, उन्होंने फॉर्डर स्कैम किया, ही वॉज इन टू द जेल, तो वो ये नहीं बोल सकते कि देखो हम तो लालू हूँ, ठीक है, जब तक समोसा में आलू हूँ तब तक बिहार में लालू हूँ, इस तरह से करके वो ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज लॉ बोलेगा मेरी नज़र में सब कुछ बराबर हो। और आप इस चीज़ को तोड़ने के लिए, इसको सरकमवेंट करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए, बाईपास करने के लिए, आप क्या करते हो? आप सामने वाले के साथ एक अग्रीमेंट करते हो, और अग्रीमेंट में आप क्या बोलते हो? देख भाई, कुछ भी हो जाए तू मेरे पे केस फाइल नहीं करेगा, ठीक है। आप इस तरह से अग्रीमेंट कर रहे हो। गौरव मेरे साथ एक अग्रीमेंट कर रहा है और बोल रहा है, सर चाहे जो मर्जी हो जाए आप मेरे अगेंस्ट केस फाइल नहीं करोगे, बाकी ठीक है, जो भी मामला होगा हम आपस में समझा लेंगे, पर आप केस फाइल नहीं करोगे। मैं बोलता हूँ अच्छा ठीक है, मैं केस फाइल नहीं करूंगा। मैं बोला, शक्ल से बड़ा, चश्मा भी पहनता है, ठीक है, तो चश्मा पहनता है, जैसे बाबू भैया का रहता है ना एक, कि नहीं यार ये चोर आदमी नहीं लगता मुझे, चश्मा पहनता है इसलिए। तो मेरे को भी ऐसे ही लगा, मैं बोला नहीं भाई, चश्मा पहनता है, ये बंदा ठीक ठाक है। तो मैंने बोला ठीक है चलो, मैं केस फाइल नहीं करूँगा। और फिर बाद में इसने कुछ गुंडागर्दी करी और मैं केस फाइल करना चाहता हूँ। तो गौरव बोलता, सर देखो ये अग्रीमेंट है, आपने बोला था केस फाइल नहीं कर सकते आप, और आप केस फाइल कर रहे हो, कितनी गलत बात है। आपका केस तो सर फर्स्ट डे ही आउट हो जाएगा। मैं जज को जाकर ऐसे बोलूंगा, दिस केस शुड नॉट बी टेकन अप बाय द कोर्ट, वाई? Because he has already entered into an agreement with me that he will not file a case against me, and now he is filing the case. तो लॉ आपको क्या बोलेगा? अच्छा, कानून को कानून सिखाता है, ठीक है, कानून को ये बता रहा है कि कानून, आप यू कैन नॉट फाइल अ केस एंड ऑल दोस थिंग्स। तो यहाँ पर वही वाला पॉइंट आ गया, दैट एन अग्रीमेंट इन लीगल, इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज, ये देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वन बाय विच एनी पार्टी is restricted absolutely from enforcing his rights under the contract through the court, or which abridges the usual period for starting the legal proceeding, a contract of this nature is going to be void। ये वाला पॉइंट। अब बस इसमें क्या है आपके पास, अब यहाँ पर आपके पास है दो एक्सेप्शन। दो एक्सेप्शन क्या है?
देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आर्बिट्रेशन। ये वर्ड को आपको याद रखना है। सर इसका मीनिंग क्या होता है? देखो मीनिंग तो मैं बताऊंगा, बट एग्जाम में आप मीनिंग नहीं लिख सकते, एग्जाम में आपको ये वर्ड आर्बिट्रेशन ही लिखना होगा। देखो आर्बिट्रेशन इज बेसिकली एक तरीके से, देखो कानून के पास अगर आप जाते हो तो बहुत ज़्यादा लंबा आपका केस चलता है और उसमें एक्सपेंसेस वगैरह भी होते हैं, फिर तारीख पे तारीख है ना, ऑल दोज थिंग्स हैपन। इसका एक काफ़ी अच्छा तरीका आपके पास क्या होता है, आर्बिट्रेशन, जिसमें आप एक आर्बिट्रेटर को बुलाते हो और वो फिर आपके केस को यहाँ पर डिसाइड करता है। तो कई बार अग्रीमेंट के अंदर आप आर्बिट्रेशन का क्लॉज डालते हो और आप उसमें क्या बोलते हो कि देखो अगर जैसे गौरव और मेरे बीच में अगर अग्रीमेंट हुआ, तो गौरव और मैं हम अग्रीमेंट में इस चीज़ के ऊपर अग्री कर जाएंगे कि देखो भाई, गौरव और मैं, हम दोनों के बीच में कभी भी कोई डिस्प्यूट हुआ तो ना तो गौरव सीधा कोर्ट जाएगा ना मैं सीधा कोर्ट जाऊंगा, हम पहले आर्बिट्रेशन के थ्रू मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसको हम बोलते हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में ऐसा नहीं हम दोनों आमने सामने बैठ के सॉल्व करेंगे, वो फेज चला गया है। हम एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे, या हमारे अग्रीमेंट में जो लिखा हुआ है आर्बिट्रेटर, उसको हम यहाँ पर लेके आएंगे, वो हमारे इस मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। इसका अब ये भी ऐसा मतलब नहीं होता कि आप वहाँ पे किसी बुजुर्ग को बुला के लेके आते हो। आर्बिट्रेटर प्रॉपर एक लीगल पर्सन वहाँ पे रहता है, ठीक है, लॉयर्स वगैरह सब यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। बस कोर्ट के जैसा ही प्रोसीडिंग होता है, बट कोर्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम फॉर्मल होता है, फास्ट होता है, आपके हाथ में होता है ये। तो आप आर्बिट्रेशन के थ्रू कोशिश करते हो कि भाई ये मैटर आपका रिजॉल्व हो जाए। और ये अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में डाल के रखा है, तो मैं सीधा अगर कोर्ट केस करूँ तो गौरव यहाँ पे कोर्ट को ये बोल सकता है कि आनंद सर गलत है, ही कैन नॉट गो स्ट्रेट अवे टू द कोर्ट एंड फाइल अ केस अगेंस्ट मी, ही हैज़ टू फर्स्ट गो थ्रू द आर्बिट्रेशन। ये आर्बिट्रेशन करेंगे हम, वहाँ पर इस मैटर को अगर रिजॉल्व नहीं कर पाए तो आपके पास आएंगे, तो कोर्ट फिर क्या बोलेगा, ये बात तो सही है आनंद, ये आप सीधा यहाँ पर जो है दिस इज रॉन्ग, प्लीज गो इन आर्बिट्रेशन में इस मैटर को रिजॉल्व करो। तो ये वाला पॉइंट आता है। और दूसरा, अगर सपोज करो हम आर्बिट्रेशन में किसी चीज को अग्री कर गए और हमने राइटिंग में रख दिया, लेट्स से देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन मी एंड गौरव दैट व्हाट अमाउंट इज टू बी पेड, और हमने डिसाइड कर लिया, हाँ चलो आर्बिट्रेशन के अंदर ये हमने डिसाइड कर लिया कि चलो मेरे को गौरव को 10 लाख रुपए देने हैं, और हमने इस चीज को राइटिंग के अंदर भी लिख लिया और सब कुछ हो गया। उसके बाद में मैं बोलता हूँ जा जा गौरव मैं पे नहीं करूंगा, अब क्या गौरव मेरे को रोक सकता है कोर्ट में जाने से? आंसर इज यस। क्योंकि अब मतलब अगर मैं कोर्ट में जाऊंगा भी तो गौरव ये बोल सकता है कि देखो हमारा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन के थ्रू हमारा मैटर रिजॉल्व हो गया, और यहाँ पर डिसाइड हुआ था कि आनंद सर मुझे 10 लाख रुपए देंगे। और ऐसा भी नहीं कि ये मैंने खुद से डिसाइड किया या हमने एक साइड ही सुन के डिसीजन लिया, आनंद सर ने भी अग्री किया था कि वो मुझे 10 लाख रुपए देंगे, और ये देखो ये पेपर के ऊपर उन्होंने साइन किया हुआ है। और अब वो मना कर रहे हैं कि मैं पेपर नहीं दूंगा और मैं कोर्ट केस करने के लिए आया, तो फिर ये ऐसा अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल ट्रेड और ये सब पता नहीं क्या क्या क्लॉजेस लगा रहे। तो कोर्ट फिर यहाँ पर बोलेगा बॉस अब इसके ऊपर कोई केस वगैरह फाइल नहीं हो सकता, आपको यहाँ पर पेमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने इसको क्या किया है, राइटिंग में अग्री कर लिया। तो ये आपका प्रोविजन हो गया अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। तो फिर आप वहां पे, आप अगर आपको आर्बिट्रेशन का जजमेंट अच्छा नहीं लगा या आप अग्री नहीं करते हो, तो इन दैट केस आप वहां पर उसको राइटिंग में नहीं करोगे, फिर आप उसको राइटिंग में नहीं लिखोगे, और फिर आप वहां पर क्या करोगे, बेसिकली यू वुड से लेट्स नाउ गो टू द कोर्ट, आर्बिट्रेशन के थ्रू मैटर आपका रिजॉल्व नहीं हुआ। ओके, मतलब यू हैव टू पुट इट इन द राइटिंग ना, अग्री कर रहे हो इस चीज को, राइटिंग ओरली अग्री कर गए, वो आपका वैलिड नहीं होगा ना। आर्बिट्रेशन में आपको मिलता है, देखो अवार्ड, अवार्ड का क्या मतलब होता है, बेसिकली अवार्ड जो मेरे को आपको 10 लाख रुपए पे करने हैं, तो दैट अवार्ड इज बिंग मेड इन फेवर ऑफ यू, सो आई हैव टू पे 10 लाख रुपीज टू यू। सो वो अमाउंट आप रिकवर कर सकते हो, वो वैलिड आपका रहेगा, बट ये राइटिंग के अंदर आपका होना चाहिए। मतलब ओरली अगर आपने अग्री कर भी लिया तो आप प्रूफ कैसे करोगे? ओके, फिर आता है अग्रीमेंट ऑफ विच द मीनिंग इज अनसर्टेन। आई थिंक ये आपको मुझे वापस से रिपीट करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अग्रीमेंट का मीनिंग अनसर्टेन है तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। जो मैंने आपको फर्स्ट डे शायद बताया था, सर आप मुझे लॉ पढ़ाओगे, मैं भी बोलता हूँ हाँ लॉ पढ़ाऊंगा, कौन सा लॉ ये हमने डिसाइड ही नहीं किया। नेक्स्ट आता है आपके पास वेजरिंग अग्रीमेंट। वेजरिंग अग्रीमेंट का क्या मतलब होता है, एन अग्रीमेंट बाय वेजर इज वॉइड। वेजरिंग अग्रीमेंट एंड वेजर, इसको अगर आप समझने की कोशिश करो तो इसका सिंपल मतलब होता है बेट। अगर आप बैटिंग करते हो तो ये आपके लिए क्या है, दिस इज वेजरिंग अग्रीमेंट एंड दिस एंटायर अग्रीमेंट इज गोइंग टू बी void। अब
जो जनरली आजकल मुझे यहाँ पर क्वेश्चन सुनने को मिलता है, पिछले 2 बैच से मुझे जो क्वेश्चन सुनने को मिलता है वो ये कि सर ये जो ड्रीम 11 और ये सब जो आते हैं आजकल, तो इतने सारे ऐप्स निकल के आ रहे हैं कि मैच प्रेडिक्ट करो, पैसा जीतो, ये वो, तो ये क्या है? राइट सर, ये भी तो बैटिंग है, तो वो तो सर वैलिड होता है, वो वॉइड क्यों नहीं होता? तो देखो, इन लोग बहुत स्मार्टली इस अग्रीमेंट को ड्राफ्ट करते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड क्योंकि वो इमोरल माना गया है। तो शादी डॉट कॉम ने क्या शुरू किया? शादी डॉट कॉम ने बोला कि हम एक काम करते हैं, हम मैरिज अग्रीमेंट कराने का, हम लिस्टिंग की फीस ले रहे हैं, हम मैरिज अग्रीमेंट नहीं करवा रहे, हम तो लिस्ट करने की फीस ले रहे हैं और आपको एक्सेस देने की फीस ले रहे हैं। सेम वे यहाँ पे जब बात आता है वेजरिंग अग्रीमेंट का, तो वेजरिंग अग्रीमेंट के अंदर जो बैटिंग करते हैं उस पे वॉइड होता है। लेकिन आप क्या बैटिंग करते हो ड्रीम 11 पे? क्या आप बैटिंग कर रहे हो? आंसर इज नो। मैं खेलता नहीं हूँ ड्रीम 11, ना मेरे पास इतना दिमाग, ना टाइम, और ना मेरे पास इतने फालतू पैसे हैं कि मैं ये खेलूँ। एंड आई वुड ऑल्सो से प्लीज डोंट गेट इन्वॉल्व इन ऑल दीज थिंग्स। तो बट हाँ, उसका गेम मॉडल मैंने एक बार समझने की कोशिश करी क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ने यहाँ पे मेरे को डाउट पूछा था। तो यहाँ पर पॉइंट ये है, ड्रीम 11 पे आप टीम बनाते हो, ठीक है, और वो टीम के हिसाब से जो स्कोर होता है, यू गेट पॉइंट्स बेस्ड ऑन दैट। तो मैंने अगर किसी प्लेयर को सेलेक्ट किया और उस प्लेयर ने अच्छा स्कोर कर दिया तो मेरे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हो जाएंगे, और अगर किसी प्लेयर ने कम किया तो बेसिकली आप वहाँ पे बैटिंग नहीं कर रहे, आप कुछ ना कुछ वहाँ पे दिमाग लगा रहे हो, अपना स्किल इन्वॉल्व कर रहे हो, तो वहाँ पर ये ठीक है। बट इसके अलावा अगर प्योर बैटिंग है, आज बारिश होगी या आज बारिश नहीं होगी, अगर बारिश हो गई तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, नहीं हुई तो आप मुझे दे देना, ये क्या हो गया? प्योर बैटिंग। और ये क्या हो जाता है आपके लिए? void, सट्टा लगाना, दिस इज void. सो एन अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज void as it is an agreement which involves the payment of a sum of money upon the determination of an uncertain event. तो मैच कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगा, श्रीलंका जीतेगा, मुझे नहीं पता। जो जीतेगा उसके हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे किसको पैसा मिलना है। मतलब अगर इंडिया हार गया तो आप पे करोगे, जीत गया तो मैं पे करूंगा, और वट एवर द केस में भी वाइस वर्सा, अनसर्टेन इवेंट। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है? दोनों पार्टी क्या है? बोथ द पार्टीज स्टैंड टू विन और टू लूज, ठीक है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट अनसर्टेन इवेंट विच टेक्स प्लेस इन द रेफरेंस ऑफ विच the chance is taken and in the occurrence of which neither of the parties has a legitimate interest, ठीक है। अब बारिश होगी कि नहीं होगी, ना आपका कोई इंटरेस्ट ना मेरा कोई इंटरेस्ट। सेम वे आप देखो, इंडिया मैच जीतेगा नहीं जीतेगा, ना आपका कोई इंटरेस्ट ना मेरा कोई इंटरेस्ट, एक्सेप्ट कि हमने सट्टा लगा के रखा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा? वेजरिंग अग्रीमेंट। नाउ इफ यू सी द एसेंशियल्स ऑफ अ वेजरिंग अग्रीमेंट, तो वहां पर क्या रहता है? देयर इज अ प्रॉमिस टू पे मनी और टू मनीज वर्थ। तो कई बार देखते हो मूवीज में दिखाता है, घड़ी वगैरह रख देता है, जुए में सामान वगैरह रख देता है, घर के पेपर गिरवी रख दिए, ये सब चीजें। दूसरा क्या है? प्रॉमिस मस्ट बी कंडीशनल, कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा अगर, तो वो कंडीशनल डाल दिया। अब अगर जो है वो एक अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए, एंड देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टी, खुद से तो सट्टा लगाओगे नहीं, एंड ईच पार्टी मस्ट स्टैंड टू विन और लूज। अब आप बोलोगे सर इंडिया और लेट्स से सपोज केनिया की क्रिकेट टीम है, तो सर ये तो श्योर शॉट ही है कि केनिया हारेगा। ऐसा जरूरी नहीं है, केनिया जीत भी सकता है। इंडिया श्रीलंका के मैच में देखो, अभी टिपिकली अगर आप देखो तो श्रीलंका की कौन सी टीम है? सबसे वीकेस्ट टीम है, फिर भी थर्ड ओडीआई हार गए हम लोग, करेक्ट? तो ऐसा हो सकता है। सो ईच पार्टी स्टैंड्स टू विन और लूज। हाँ, पार्टी विनिंग प्रोबेबिलिटी कैन बी मोर, लूजिंग प्रोबेबिलिटी कैन बी मोर, वो बात अलग है, बट हाँ चांसेस है, ऐसा श्योर शॉट नहीं कि जीतेगा ही जीतेगा, वो वाला चीज। नाउ देयर मस्ट बी अ कॉमन इंटेंशन टू द बेट एट द टाइम ऑफ मेकिंग सच अग्रीमेंट। कॉमन इंटेंशन मतलब वही पैसे का लेन देन, एंड पार्टी शुड हैव नो इंटरेस्ट इन दैट इवेंट एक्सेप्ट फॉर द स्टेक। तो हमने जो ये सट्टा लगाया इसके अलावा हमारा कोई इंटरेस्ट वहां पर है नहीं। सो इन दिस केस ये अग्रीमेंट क्या बन जाएगा? वेजरिंग अग्रीमेंट। और ये अग्रीमेंट क्या होगा आपके लिए? वॉइड। आप बताइए, इज दिस क्लियर? अब जैसे अब जैसे आपको यहाँ पे बताया हुआ है ट्रांजैक्शंस विच आर सिमिलर टू वेजरिंग अग्रीमेंट, बट वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब जैसे यहाँ पर आप देखो लॉटरी ट्रांजैक्शन है, तो लॉटरी ट्रांजैक्शन जो है इट इज़ अ गेम ऑफ चांस एंड नॉट ऑफ स्किल एंड नॉलेज, ठीक है। तो लॉटरी इज अगेन व्हाट इट इज? वेजरिंग। और वो आपके लिए लॉटरी कई जगह तो इलीगल भी आपको दिया हुआ है।
सेम वे क्रॉसवर्ड पजल एंड कॉम्पिटिशन्स। सो क्रॉसवर्ड पजल एंड कॉम्पिटिशन ये डिपेंड करेगा कि कैसा है। अगर ये प्रीवियसली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन के हिसाब से आपका क्रॉसवर्ड बना हुआ है तो फिर वो क्या है आपके लिए वेजरिंग। लेकिन जहां पर आपका स्किल इन्वॉल्व है तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी अ वैलिड ट्रांजैक्शन। वहां पर आपका वैलिड इन्वॉल्व रहेगा क्योंकि वहां पर अगेन स्किल इन्वॉल्व है। तो ड्रीम इलेवन में क्या हो रहा है, ड्रीम इलेवन में आप स्किल्स यूज कर रहे हो, आप देख रहे हो ड्रीम इलेवन में आप स्किल्स यूज करते हो इसलिए आपके लिए वो वैलिड है। सेम वे स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन, ठीक है, ठीक है, स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो अ वेजरिंग अग्रीमेंट। हॉर्स ट्रांजैक्शन, घोड़े के रेस में पैसा लगाना, वो भी आपके लिए क्या रहेगा, वेजरिंग ट्रांजैक्शन। 500 रुपीज आपका वो अमाउंट है, मॉड्यूल में आगे आप 5 लाख रुपया भी मिलेगा, अमाउंट इज 500। 500 रुपया से कम का वेजरिंग अगर आप कर रहे हो तो वो वेजरिंग है, और 500 से ऊपर अगर आप लगा रहे हो तो वहां पर आपके लिए वो वैलिड रहता है। तो ये वाला पॉइंट आ रहा है। सो एन अग्रीमेंट टू एंटर इनटू एन, इसका फ्रैंकली लॉजिक मुझे भी नहीं ध्यान, इसका लॉजिक मुझे भी नहीं ध्यान। सी लॉ के अंदर अगर आपका जो अमाउंट्स रहता है ना, Y 1 लाख, Y 5 लाख, Y 10 लाख, Y 500, इसका कोई लॉजिक नहीं है। अभी मुझे बताओ बिना मास्क के आप अगर बाहर निकल रहे हो, कई जगह 2000 का पेनल्टी था, कई जगह 500 रुपए का पेनल्टी था, कई जगह 1000 रुपए का पेनल्टी था, अलग अलग जगह पे अलग अलग पेनल्टीज थे। अब ऐसा क्यों, कोई लॉजिक नहीं है, देर इज नो लॉजिक, ठीक है। सिमिलरली अब देखो, दीज आर द, ये एग्जाम क्वेश्चन एक आपको मिल सकता है, देर आर ट्रांजेक्शन्स विच रिजेंबल टू द वेजरिंग बट दीज आर नॉट वॉइड। इसमें क्या है, चिट फंड। चिट फंड के अंदर बेसिकली क्या होता है, 10 लोग 15 लोग मिलकर एक चिट फंड बनाते हैं, सब कोई वहां पे पैसा डालते हैं, और फिर एक चिट नाम निकलता है, जिसका भी नाम निकलता है उसको वो सारा का सारा पैसा मिल जाता है, परमानेंटली नहीं, उसको वो पैसा मिल जाता है कुछ टाइम के लिए यूज करने को। उसके बाद जैसे 3 महीने के लिए एक बार वो सारा पैसा किसी एक इंसान को मिल गया, और उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। यही चिट फंड का पूरा कॉन्सेप्ट होता है, और इससे सेविंग्स भी होता है। आप सेविंग्स करते हो, चिट में पैसा डालते हो, चिट फंड में पैसा डालते हो, और फिर आपस में आप वो चिट क्रिएट करते हो। फिर मेरे पास सपोज करो फर्स्ट मंथ में, लेट्स से हम सब ने एक चिट फंड बनाया, फर्स्ट मंथ में गौरव का चिट निकल गया, तो सारा का सारा अमाउंट जो होगा वो गौरव को चला जाएगा। गौरव उसको 3 महीने तक यूज करेगा, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट वगैरह वो पे नहीं करेगा, और फिर गौरव 3 महीने बाद ये वापस से फंड को पैसा ला देगा। हम उसके बाद दोबारा से लॉटरी डाउन निकालेंगे कि किसका नाम आता है। अब सपोज करो अनुश्री का नाम आ गया, तो अगले 3 महीने तक ये फंड्स अनुश्री यहाँ पे रखेगी, एंड शी इज गोइंग टू यूज दीज फंड्स, और तब तक आप इस बिजनेस को इस तरह से, मतलब बेसिकली ये रहता है। तो इसमें भी क्या है, एक तरीके से आप देखो तो स्पेक्युलेटिव ही है, किसी का भी नाम आ सकता है, पर ये चिट फंड है और ये आपके लिए वैलिड माना जाएगा। दूसरा, अगर आप कॉमर्शियल और शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन करते हो तो वहां पर भी आपके लिए इसको वॉइड नहीं माना जाएगा। अगर इसको वॉइड कर दिया तो आधा विरार लोकल खाली हो जाएगा, एटलीस्ट शाम को 5 साढ़े 5 बजे वाला, बिकॉज बहुत सारे लोग यही वाले होते हैं जो स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग करके पैसा कमाते हैं, और अगर उसको वॉइड कर दिया तो फिर मतलब उनका तो बिजनेस या काम धंधा ही बंद हो जाएगा। सेम वे गेम ऑफ स्किल एंड एथलेटिक कंपटीशन, जहाँ पर आपका एथलेटिक्स वगैरह ये सब इन्वॉल्व रहता है, आप स्किल यूज करते हो तो वो भी आपके लिए वैलिड है। और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। आप सोचो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस भी कैसा है, एक तरीके का ऐसा ही तो अग्रीमेंट है, मैंने अग्रीमेंट करवा लिया, अगर मैं मर गया तो इतना पैसा दे देना। अब अगर मैं मर गया, देर इज अ चांस कि मैं मरूं, देर इज अ चांस कि मैं नहीं मरूं। अब आप बोलोगे सर नहीं, मरना तो सबको ही है। अरे भाई मेरा इंश्योरेंस जो है वो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। टेक फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इंश्योरेंस है, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है कि अगले 5 साल में अगर मुझे कोई बीमारी हुई, कुछ भी ऐसा हुआ, तो पूरा हॉस्पिटल का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठाएगा। हो सकता है मैं बीमार हूँ, हो सकता है मैं बीमार नहीं हूँ। अब दिस इज ऑल्सो अ गेम ऑफ चांस ओनली, बट यहाँ पर उसको वैलिड माना गया है। इसको हम वेचरिंग नहीं बोलते, इंश्योरेंस को हम बोलते हैं कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और यहीं से हमारा अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, कॉन्टेंजेंट वर्ड मीन्स व्हाट, डिपेंडिंग अपॉन समथिंग। आप सिंपली ये वर्ड को समझ लो, जब हम बात करते हैं कॉन्टेंजेंट, तो कॉन्टेंजेंट का मतलब होता है डिपेंडिंग अपॉन समथिंग, राइट। तो कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट देखने में आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये तो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही है, बट देर इज अ डिफरेंस। अब क्या डिफरेंस है आप देखो, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ।
मैं एक मोबाइल फ़ोन ट्रेडर हूँ, डीलर हूँ मैं मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का। और आप मुझे बोलते हो सर मुझे वो एक पर्टिकुलर आईफोन का मॉडल चाहिए जो इंडिया में नहीं मिलता, वो मिलता है सर अब्रॉड में, यूएस में ही मिलता है। मैं आपको बोलता हूँ ठीक है, मैं आपको मंगवा दूंगा वो वाला मोबाइल फ़ोन। आप बोलते हो ठीक है सर, जब आ जाए तो मुझे बता देना, मैं आपको उसके पैसे दे दूंगा और ये चीज़। तो हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब मैंने आपको क्या बोला है, फिर अब बेसिकली आप मुझसे पूछते हो कि सर ये मोबाइल फ़ोन कब तक आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया देखो, ये मोबाइल फ़ोन आ जाएगा मेरा लेट्स से, जैसे ही मेरा यूएस में एक शिप दिया हुआ है, वो शिप जैसे ही इंडिया में आ जाएगा वो मैं आपको यहाँ पे पकड़ा दूंगा। अब मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द शिप रीचिंग इंडिया। तो जब तक शिप इंडिया में नहीं आएगा, ठीक है, अगर शिप इंडिया में नहीं आएगा तब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो सकता। जब शिप इंडिया में आ गया तो ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो सकता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सेम वे आप लॉ ऑफ इंश्योरेंस देखो, वो भी ऐसा ही है। जब तक मैं बीमार नहीं पड़ता आपको कुछ नहीं करना है, पर जैसे ही मैं बीमार पड़ गया इंश्योरेंस कंपनी को वहां पर मेरे को पैसे देने होंगे। तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडिंग अपॉन समथिंग। अब डिपेंडिंग अपॉन समथिंग जो यहाँ पर आपको है, समथिंग में दो चीज आ सकता है। समथिंग लेट्स से आइदर हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट और नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, दोनों भी हो सकता है। देखो अगर ये हो गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा, अगर ये नहीं हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा। जैसे आप एक एग्जांपल लो, मैं एक एरोप्लेन चलाने वाला कंपनी में, एक एयरलाइन कंपनी हो, मेरा फ्लाइट जो है वो फुल बुक है। आप बोलते हो नहीं सर मुझे काफ़ी अर्जेंट है, मुझे मुंबई से लेट्स से दिल्ली का है, मुझे दिल्ली इमीडिएटली जाना है सर, मेरा कोर्ट में हियरिंग है। मैं आपको बोलता हूँ सी नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरा फ्लाइट फुल बुक है, मैं आपको फ्लाइट में अकोमोडेट नहीं कर सकता। जैसे 90 सीटर मेरा फ्लाइट है और 90 के 90 सीट्स बुकड है, तो सर आई कैन नॉट सेंड इट टू यू। आप बोलते हो अच्छा चलो एक काम करो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कई बार पैसेंजर टाइम पे नहीं पहुंचता, करेक्ट, 45 मिनट्स प्रायर टू द क्लोजिंग ऑफ द डिपार्चर आपका काउंटर क्लोज हो जाता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई ना कोई ऐसा पैसेंजर हो जो 45 मिनट्स हो गए, अभी डिपार्चर वाला अभी तक नहीं पहुंचा। या कई बार कोई इंसान टिकट करवा लेता है लेकिन वो फिर टर्न अप नहीं कर पाता, वो हो सकता है बीमार हो गया, उसको आज की डेट में तो आप बोल सकते हो सर उसके पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं आया, कुछ भी ऐसा रीज़न हो सकता है। तो मैं बोला हाँ ऐसा तो हो सकता है। तो आप बोलते हो सर ठीक है एक काम करता हूँ, मैं यहीं पे वेट करता हूँ और मैं फ़्लाइट उड़ने के 45 मिनट पहले तक यहाँ पे रहूँगा। जब आप काउंटर क्लोज करने वाले होगे उस समय तक अगर कोई एक भी पैसेंजर टर्न अप नहीं किया तो उसकी सीट आप मुझे दे देना और उसके बदले मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा। अब ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कैसा हो गया? कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, दैट इफ वन डज नॉट शो अप देन यू आर गोइंग टू सेल द टिकट टू मी। बट अगर कोई आ गया तो आप मेरे पे केस फाइल नहीं कर सकते कि अबे यार मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, इतनी देर मुझे यहाँ पे खड़ा रखा और आपने मेरे को अब आपने फ्लाइट का टिकट भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही कैसा था? कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट था। इट वाज डिपेंडिंग अपॉन दैट अगर 90 में से कोई भी एक पैसेंजर नहीं आया तो मैं आपको टिकट दूंगा, पर अगर 90 के 90 आ गए तो मैं आपको टिकट यहाँ पर नहीं दूंगा। तो इट वाज डिपेंडिंग अपॉन नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और समटाइम्स इट कैन बी डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट। तो अगर यूएस से वो शिप इंडिया में आ गया तो आप आके बोल सकते हो क्या सर आपका शिप इंडिया में आए 3-4 हफ्ते हो गए और अभी तक आपने मुझे मोबाइल फ़ोन नहीं दिया, तो ये बात मैं आपका ताना सुनूंगा। लेकिन अगर सपोज करो वो शिप इंडिया में पहुंचा ही नहीं और आप बोल रहे हो सर 3-4 हफ्ते हो गए अभी तक आपका शिप आया नहीं, तो मैं आपको क्या बोलूंगा? प्लीज़ गेट आउट, ओके टाटा बाय बाय। वाई? बिकॉज जब तक शिप इंडिया में नहीं आता तब तक तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे पे एनफोर्स कर ही नहीं सकते हो। सो दिस इज कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको कॉन्टेंजेंट और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सी वेजरिंग में भी तो ऐसा था कि सर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, तो वहां पर देखो वहां पर हम दोनों का कोई इंटरेस्ट नहीं था एक्सेप्ट फॉर वन इंटरेस्ट, दैट इज कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें हम बेसिकली इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब इंडिया मैच जीते ना जीते उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम अभी भी क्या कर रहे हैं, बिजनेस को, मतलब जो हमारा बेटिंग है उसको हम एज इट इज वहां पे चला रहे हैं। लेकिन कॉन्टेंजेंट में हम दोनों इंटरेस्टेड हैं, तो ही ये आपका है। और यहाँ पर आप देखो सिंपल बेटिंग नहीं है, दिस इज नॉट अ चांस ऑफ विनिंग और लूजिंग, ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक। तो ये देखिए कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, सो अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट
कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, वेजरिंग अग्रीमेंट के अंदर कोलैटरल इवेंट नहीं होता, यहाँ पर ये कोलैटरल इवेंट आपके पास है। सो ये देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये सब किस में फॉल करता है, इसी कैटेगरी में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ए ने, ठीक है, बी से उधार लिया, बी बोलता है मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, गारंटी दे। गारंटी देने के लिए यहाँ पर कौन आ गया, सी आ गया। अब क्या हो गया, सी बोलता है चलो ठीक है, आप ए को पैसा दे दो। बी लेट्स से एक बैंक है, तो बैंक को सी ने बोला कि एक काम करो, आप ए को पैसा दे दो, अगर ए ने डिफॉल्ट किया तो ये पेमेंट आपको मैं कर दूंगा। अब आप मुझे बताओ सी के ऊपर लाइबिलिटी कब क्रिएट होगा, सी के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट होगा जब ए डिफॉल्ट करेगा। तो अगर ए ने डिफॉल्ट नहीं किया तो सी से यहाँ पे पैसा नहीं मांगा जा सकता। सो द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बी, this bank and this C is what this is a contingent contract, because the contract will be enforceable only when A defaults, otherwise it will not. तो यहाँ पे देखो, A contracts to pay B ₹1 लाख if B's house is burnt, तो ये एक तरीके से क्या हो गया आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, राइट। दिस इज अ contingent contract. Now A contracts to pay B ₹1 lakh if B's house is burnt. So this is a contingent contract because here the burning of B's house is neither the performance promised as a part of the contract nor it is the consideration obtained from the B. The liability, ये लाइन देखो बहुत अच्छा है, ये वाला लाइन आई रियली अप्रिशिएट, मॉड्यूल के अंदर इतने सिंपल लैंग्वेज में और अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड तरीके से दिया हुआ है। द लाइबिलिटी ऑफ ए अराइजेस ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ द कोलैटरल इवेंट। तो याद है अभी जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि जब तक शिप इंडिया में नहीं पहुंचेगा उसके पहले मुझे शक्ल मत दिखाना कि मोबाइल फोन दो मोबाइल फोन दो, या जब तक वो 45 मिनट्स का टाइम पीरियड नहीं हो जाता तब तक मुझे मत बोलना टिकट बेचो अभी तक तो कोई नहीं आया अब क्या आएगा, ये काम आप यहाँ पे नहीं करना, ठीक है। Essentials of a contingent contract, आप यहाँ पे देखो, the performance of the contingent contract would depend upon the happening or the non happening of the event, ठीक है। So A promises to pay B if it rains on the फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, ये टेक्निकली यहाँ पर गलत है, इस तरीके से नहीं आना चाहिए, ये आपका वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्टेंजेंट नहीं रहेगा। बट एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपको दिया वो आप ध्यान रखना। देन द इवेंट इज रेफर्ड कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही आपका कनेक्टेड है ये वाला कोलैटरल। तो ये देखो, ए डिलीवर्स टू बी 100 bags of wheat and B agrees to pay the price only afterwards, cash on delivery. This is what, this is also contingent contract. You deliver the goods, only then I will pay, contingent contract, because the event on which B's obligation is made is the part of the promise itself and this is not collateral. So similarly, where A promises to pay B ₹1 lakh if he marries C, this is not a contingent कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका कॉन्टेंजेंट नहीं देगा क्योंकि कोलैटरल नहीं है। अब बी सी से शादी करे, डी से शादी करे, ई से शादी करे, हाउ डज इट अफेक्ट ए एंड बी, तो वो वाला आपके पास आता है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखो, ए अग्रीड टू कंस्ट्रक्ट अ स्विमिंग पूल for B for ₹2 lakh and B agreed to make the payment only on the completion of the swimming pool. This is also not a contingent contract and this is what, this is an event. तो आप ये काम करोगे तभी आपका ये रहेगा। तो कोलैटरल होना चाहिए, तो यहाँ पर भी जैसे था कैश ऑन डिलीवरी, ये आपका क्या हो गया, कोलैटरल इवेंट हो गया कि आप एक काम करो तो मैं आपको पैसे यहाँ पर दूंगा। तो कोलैटरल इवेंट इज नॉट दैट, कोलैटरल इवेंट इज नॉट दैट। कोलैटरल में आपका ऐसे रहता है कि शिप, इफ द शिप रीचेस, एक्चुअली इन्होंने एग्जांपल्स यहाँ पे थोड़े से वियर्ड दिए, आप यहाँ पे देखो, इफ द शिप रीचेस इंडिया तो मैं आपको यहाँ पर गुड्स को सप्लाई कर दूंगा, ये वाला रहता है। देन द कॉन्टिजेंट इवेंट शुड नॉट बी अ मियर विल ऑफ द प्रोमिसर। देखो मन करा, देखो हम कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से करते हैं, देखो मेरा मन किया ना तो मैं आपको दे दूंगा, मेरा मन नहीं किया तो मैं नहीं दूंगा। तो ये क्या हो गया, दिस इज द विल ऑफ द प्रोमिसर। इसको आप कॉन्टिजेंट नहीं बोल सकते, दैट इट इज डिपेंडिंग अपॉन माई मूड, तो दिस इज नॉट अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। देन द कॉन्ट्रैक्ट इवेंट शुड नॉट बी अनसर्टेन। अरे यार तेरे को पता है वो आ जाएगा ना तो मैं आपको सामान दे दूंगा, अच्छा ठीक है सर वो कौन, लेकिन वो तो डिफाइन ही नहीं किया, तो ये क्या हो गया, इवेंट आपका अनसर्टेन हो गया। फिर आप यहाँ पे देखो लीगल रूल्स फॉर द एनफोर्समेंट, तो जब वो इवेंट हो जाता है
तो आप कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हो। और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है नॉन हैपनिंग का, तो जब वो इवेंट नहीं होता है, ओनली दैट you can enforce that particular contract. Now a contract would cease to be enforceable if the contingent upon the conduct of the living things or the living person does something that the event or the conduct becomes impossible. So आप यहाँ पे देखो, suppose ये वाला एग्जांपल बहुत सही है। A प्रॉमिस करता है B को that if B marries C, ठीक है, तो वो उसको पे करेगा। अब यहाँ पर आप सिनेरियो देखो, C कर लेता है शादी D से, तो अब आप ये बोलोगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच में, ये हो गया इम्पॉसिबल। वाई इम्पॉसिबल? बिकॉज सी ने डी से शादी कर ली है। हालांकि आप क्या बोलोगे, देयर इज स्टिल पॉसिबिलिटी कि सी डी को डिवोर्स दे दे और फिर बी से शादी कर ले, ठीक है, लेकिन प्राइमा फेसी उसके चांसेस क्या है क्या नहीं, वी डोंट नो। एज ऑफ नाउ व्हेन सी हैज मैरिड डी, द कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट, द कॉन्ट्रैक्ट इज void. Then contingent on happening of specified event within the fixed time. अच्छा, within the fixed time अगर contract में वो चीज़ हो गया या वो चीज़ नहीं हुआ तो ही वो वैलिड रहेगा। उसके बियॉन्ड अगर जाओगे तो फिर वो आपके लिए बेसिकली void हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर void हो जाता है। जैसे अगर 1 साल के अंदर अंदर आपका वो शिप आ गया, तो मैं आपसे वो मोबाइल फ़ोन खरीद लूँगा, पर 1 साल के अंदर अंदर वो शिप नहीं आया, तो मैं आपसे फिर वो मोबाइल फ़ोन नहीं खरीदूँगा। सपोज़ 1 साल के बाद आता है, देन आई एम नॉट गोइंग टू परचेज़ इट टू यू। तो वो कॉन्टिजेंसी का टाइम भी हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। और अगर फिक्स टाइम आपने कर दिया, ठीक है, नॉट हैपनिंग, तो ये भी आपके लिए सेम हो गया। ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड अगर वो नहीं हुआ, तो फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, ये इवेंट वर्कआउट हो जाएगा। सेम आता है आपके पास कॉन्टेंजेंट ऑन द इम्पॉसिबल इवेंट। तो अगर मेरा इवेंट जो है वो इम्पॉसिबल हो गया, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर ही वॉइड हो जाएगा। इफ द पर्टिकुलर इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग मेड becomes impossible, the contract is void there and then itself, right? जैसे इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, ए अग्रीज टू पे बी 1 लाख रुपीज अगर सन जो है वो वेस्ट से राइज करेगा। अब ये इम्पॉसिबल इवेंट है, तो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड है। X agrees to pay Y rupees 1 lakh if two straight lines they वो इंटरसेक्ट कर जाते हैं एक साथ, तो ये भी आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो void, राइट? सो यहाँ तक हमारा कॉन्टेंजेंट और void हुआ है। कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको काफी हद तक एक्सप्लेनेशन डिटेल में दिया है, बट मैंने उसका वर्ड टू वर्ड आपके लिए रीडिंग नहीं किया है, और जानबूझ के मैंने ऐसा नहीं किया, बिकॉज मैं चाहता हूँ इसको आप लोग रीड करो। नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को फिर से ब्रश अप करेंगे, रीड करेंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट के साथ, राइट? सो दैट्स इट फॉर योर टुडेज लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।